जय हिंद मित्रों। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। चैनल सब्सक्राइब जरूर करते रहें, हमारी टीम को उत्साहित करते रहें। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की रक्षा तैयारी की। भारत कितना तैयार है, क्या क्या कर रहा है, क्या किया है उसने अब तक। द न्यू इंडियन डिफेंस प्रोग्राम। देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमने क्या कुछ किया है। सेना की रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहती रही है और डिफेंस डील भी बराबर बनी रहती रही है। रसिया, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, इजराइल ऐसे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं जिनसे भारत हथियार लेता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ओर भारत ने जोर दिया है, वो बड़ा कमाल का है। और अब सारी प्रोडक्शन लाइन हम जो विदेशों से खरीद रहे हैं उनके लिए भी एक बाध्यता कर दिया गया है कि वो अपना प्रोडक्शन लाइन भारत में लगाएंगे और हमें भारत में ही बना करके डिलीवरी दें। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे चाहे हमारी एचएल हो, डीआरडीओ हो या इसरो हो या और भी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, सबको बड़ा बूस्टअप मिला है। और प्रोडक्शन लेवल जो है, मैं देखूं कि प्रोडक्शन लेवल क्या है, तो वो भी एक बड़ी अच्छी क्वालिटी निकल के आई है। जैसा कि पहले भारत में हथियारों का निर्माण भी कम होता था, उसकी क्वालिटी भी बहुत कमजोर होती थी, लेकिन दोनों चीजों में काफी इंक्रीजमेंट हुआ है। प्रोडक्शन भी बढ़ा है और उसकी क्वालिटी भी डेवलप हुई है। डीआरडीओ जो 1958 को ये फाउंड किया गया था अविनाश चंद्रा जी के नेतृत्व में, और आज बहुत बढ़िया काम कर रहा है। दिल्ली में तो लगभग ये 41 प्लस इसकी बहुत यूथ विंग भी बहुत ब्रांचेस खुल गई है। इसके जो चेयरमैन अभी जी सतीश पांडे जी हैं, डॉक्टर जी सतीश पांडे जी, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम डीआरडीओ कर रहा है। इसी प्रकार से इसरो भी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। इसके अब लगभग 6 से अधिक सेंटर हो चुके हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे शीर्षस्थ साइंटिस्ट थे, और एट प्रेजेंट सोमनाथ और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं इसमें। बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे सेना में चाहे लैंड फोर्स हो, एयर फोर्स हो, नेवल फोर्स हो और न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, डेवलपमेंट क्या हमने किया है ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, हम क्रम से स्मॉल आर्म वेपन से शुरू करते हैं। राइफल से हमारे पास असॉल्ट राइफल्स अब बहुत अच्छी संख्या में आ गए हैं। अभी इसके पहले इंसास का उपयोग करते रहे, अभी भी इंसास का उपयोग काफी हद तक होता है, लेकिन AK-47 का उपयोग हम करते रहे, बाहर से मंगाते रहे। लेकिन अब AK-203 बड़ी मात्रा में अब रसिया के साथ मिलकर के हम बना रहे हैं, कार्बाइन भी बना रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ जो हम हैवी गन्स बना रहे हैं या एंटी एयरक्राफ्ट गन बना रहे हैं, चाहे आकाश की बात हो, बोफोर्स हमने बाहर से मंगाया है। और बराक को भी हमने बाहर से मंगाया है। स्पाइडर्स जो है हमारे पास है। QRSM जो एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, बहुत ही एडवांस मिसाइल है, उसका भी उपयोग हम बड़ी अच्छी तरीके से हमारी लैंड फोर्स कर रही है। और S-125 नीवा, ये भी बहुत हद तक भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी बन गई है। BL-SRSM, ये भी एक बहुत अच्छा वेपन्स निकल के आया है। और अगर हम देखें तो आर्टिलरी के अलावा जो खासतौर से टैंक्स की बात अगर करता हूं, तो भारत के जो टैंक्स है दुनिया के बेहतरीन टैंकों में से माने जाते हैं। चाहे MBT अर्जुन की बात हो, T-90 भीष्मा की बात हो, या T-72 अजय कम्बैट की बात हो, विजयंत की बात हो। कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं हमारे पास। T-55 उस तरह की जो है, BMP-1 टैंक भी, और एक लाइट टैंक बनाया है माउंटेन वारफेयर के लिए जोरावर नाम से, वो भी बहुत जल्दी सेना में इनबिल्ट होने जा रहा है। टैंक भी हमारे पास बेहतरीन मात्रा में है। आर्म्स ड्रोन का जमाना है। अब आप देखते हैं कि रॉकेट फोर्स ज़्यादा काम करने लगी है युद्ध में या किसी भी ऑपरेशन में, इसलिए आर्म्स ड्रोन का बहुत उपयोग बढ़ गया है।
और भारत में सिरचर MKI 1 एंड 2 करके भी ड्रोन है। प्रीडेटर ड्रोन की बहुत बात होती है, अमेरिका से मिलना अभी तक मिला नहीं है। प्रीडेटर ड्रोन अगर मिल जाएगा तो हमारी सेना की ताकत बढ़ेगी और इसमें लगातार नेगोशिएशन चल रही है। AI हेरॉन जो है, जो हमने लिया हुआ है इजराइल से, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। IFT स्विच और SORM का भी बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ चल रहा है। हेलीकॉप्टर को अगर देखें तो अटैक और सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का बड़ा उपयोग होता है, और चाहे ध्रुव की बात हो, रुद्रा की बात हो, आगे चल के हमारे पास प्रचंड भी निकल के आया है। ये सब इंडियन के अपने बनाए हुए हेलीकॉप्टर्स हैं। पुराने हेलीकॉप्टर में चीतक है, चेता है, ये फ्रांस से हमने लिया था। एरोन एक सर्विलांस हेलीकॉप्टर है, इजराइल से लिया था। कोमो की बात करें, अपेचे की बात करें या चिनूक की बात करें, ये सब यूनाइटेड स्टेट्स से हमने लिया था। बड़ी मात्रा में हमारे पास कम्बैट ऑपरेशन के लिए भी हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनसे ट्रेनिंग भी कराते हैं, कम्बैट ऑपरेशन भी होता है। अगर हम एयर प्रोग्राम पर आते हैं तो एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे पास राफेल सबसे आधुनिक विमान है, जिसे 4.5 जनरेशन का माना जाता है, और इसकी 2 स्क्वाड्रन हमारे पास इनबिल्ड हो चुकी है हमारी सेना में, और संभवतः आने वाले समय में आ सकता है। Su-30 MKI की बात करें, सुखोई जो विमान है उसके 4 फोर्थ जनरेशन का वेपन्स माना जाता था, तो थर्ड जनरेशन का वेपन्स, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बहुत अपग्रेड किया है उसको सरकार ने। अब वो लगभग 4 जनरेशन का वेपन्स है और 15 स्क्वाड्रन हमारी सेना में सेवाएं दे रहा है। MiG-21 की बात करें, थर्ड जनरेशन का है और इसके 2 स्क्वाड्रन है। MiG-23 की बात करें तो इसके 1 स्क्वाड्रन है। MiG-27 को आउट कर दिया गया है सेना से, उनको रिलीव कर दिया गया है। उनके आज के डेट में कोई स्क्वाड्रन नहीं है, लेकिन MiG-29 के 6 स्क्वाड्रन अभी भी सेवाएं दे रहे हैं। ये मिग कैटेगरी के सुखोई और मिग कैटेगरी के ये रशिया के प्लेन्स हैं। ये काफ़ी पहले से भारत ने लिया हुआ है, और भारत ने जो LCA तेजस 1 बनाया है उसके 4 स्क्वाड्रन अभी इनबिल्ड कर लिए गए हैं। सॉरी, 2 स्क्वाड्रन इनबिल्ड किए हुए हैं। ये भी 4th जनरेशन का वेपन्स है। मैं समझता हूँ कि कुल लगभग 32 स्क्वाड्रन भारतीय सेना के पास हैं, और कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। जो सेना की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, जो अभी नहीं है हमारे पास। तेजस MK2 का बनाया जा रहा है। एमका की भी बात होती है कि एमका भी बनना। अभी है जो एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो सब प्रोसेस में है। कब मिलेगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये भारतीय सेना को मिलेगा। C-70 ग्लोब मास्टर की बात हो, ये जो हमारे पैसेंजर सेना के प्लेन्स हैं, या C-130 जे सुपर हरकुलिस की बात हो, ये सब भी हमारी सेना में सेवाएं दे रहे हैं। एयरफोर्स की जो ज़रूरतें हैं, मैं समझता हूँ अभी आने वाले 10 सालों में शायद हम पूरी ना कर पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरतें, उतना शायद सरकार के पास बजट भी नहीं होगा। नेवल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो नेवी कैरियर शिप भारत के पास इस समय 2 हैं, INS विक्रमादित्य, INS विराट, और INS विशाल जो है मेकिंग प्रोसेस में है, उस पर काम चल रहा है। डिस्टायर की बात करें तो डिस्टायर में कोलकाता क्लास की डिस्टायर में कोलकाता, कोची, चेन्नई 3 डिस्ट्रायर हैं, और दिल्ली क्लास की डिस्ट्रायर की बात करें तो दिल्ली, मैसूर, मुंबई, ये हमारे पास डिस्ट्रायर हैं। राजपूत क्लास की बात करें तो राजपूत क्लास में हमारे पास कम से कम 5 डिस्ट्रायर हैं, राणा, रंजीत, राजपूत, रणवीर और रणविजय। विशाखापत्तनम क्लास की बात करें तो डिस्ट्रायर में INS विशाखापत्तनम और INS मोरगो, INS इम्फाल, ये हमारे पास डिस्ट्रायर हैं। इसी तरह फ्रीगेट की बात करें तो फ्रीगेट भी हमारे पास बड़ी मात्रा में है। शिवालिक क्लास की फ्रीगेट में शिवालिक, सतपुड़ा और सह्याद्री, ये 3 हैं। तलवार क्लास के जो फ्रीगेट्स है उसमें तलवार, त्रिशूल, तबर, तेग, तरकुश, त्रिकोण, ये सब हमारे पास फ्रीगेट्स हैं। ब्रह्मपुत्रा क्लास की फ्रीगेट की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा, बेतवा और वेइस,
इसके नदियों के नाम पर बने हुए गोदावरी क्लास की बात करें तो इसमें गोदावरी है। और अगर क्रूजर की बात करें तो दिल्ली, मैसूर ऐसे नाम से क्रूजर भी हमारे पास हैं। और कार्बेटर्स की बात करें तो कार्बेटर्स में कारमोटा क्लास के आईएनएस कारमोटा, आईएनएस कारमोटा के साथ कीटोन, आईएनएस कवरती, ये सब हमारे पास भी हैं। कोरा क्लास में आईएनएस कोरा, आईएनएस क्रिची, आईएनएस कोलिस, आईएनएस कार्मुकी, ये भी हमारे पास हैं। और खुखरी क्लास की बात करें इसमें तो खुखरी आईएनएस खुखरी है, आईएनएस खंजर है। वीर क्लास में कुछ हमारे पास हैं आईएनएस विभूति, आईएनएस विपुल, आईएनएस विनाश, आईएनएस विद्युति, आईएनएस नाशक, आईएनएस प्रलय, आईएनएस प्रबल, ये सब भी हमारे पास है। और अभय क्लास में आईएनएस अभय भी हमारे पास है। तो कुल मिलाकर के क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स ये भी काफी मात्रा में भारत की नेवी के पास वेपन्स हैं। न्यूक्लियर सबमरीन की अगर हम सबमरीन की बात करें तो न्यूक्लियर सबमरीन और डीजल सबमरीन, ये दोनों सबमरीन अभी भारत के पास बहुत अधिक संख्या में नहीं है। न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो 3 न्यूक्लियर सबमरीन इनबिल्ड हो चुके हैं। अरिहंत बहुत पहले बन गई थी, उसके बाद अरिघात आई है, उसके बाद अरिदमन आई है। ये तीनों सेना को मिल चुकी है, नेवी को। अभी पिछले 16 तारीख को एक चौथी न्यूक्लियर सबमरीन भी टेस्टिंग जोन में भेजी गई है, S4 नाम से। अभी उसका नामकरण नहीं हुआ है, बहुत जल्दी वो भी सामने आएगी। डीजल अगर सबमरीन की बात करें तो आकुला क्लास में आकुला है, चक्र है, कलवरी क्लास में कलवरी है और खंडेरी है, करंजो है। सिंधु घोष क्लास में ढेर सारी डीजल सबमरीन है। सिंधु घोष घोष है, सिंधु ध्वज है, सिंधुराज है, सिंधु रत्न है, सिंधु केसरी है, सिंधु कृति है, सिंधु विजय है और सिंधुआस्त्र है। ये सिंधु क्लास में। शिशुमार क्लास में शिशुमार है और सन्मुख है, शक्ति है और शंकुल है। ये डीजल सबमरीन है। और एम्बिशियस में भी बात करें तो बहुत सारे हमारे पास हैं। उसके पास ऑस्टिन क्लास में आईएनएस जलस्व है, जो अभी पिछले साल ही ये इनबिल्ड किया गया है नेवी में। मगर क्लास में आईएनएस घड़ियाल है, आईएनएस घड़ियाल को भी इनबिल्ड किया गया है। शार्दुल क्लास में आईएनएस शार्दुल, आईएनएस केसरी, ये 2 नेवी को दिया गया है। और आईएनएस एरावत भी नेवी को दिया गया है, नेवी के पास है। अगर लैंडिंग शिप की बात करें, लैंडिंग शिप में जो उसके टैंक को बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, लैंडिंग शिप भारत के जो भी आइसलैंड कंपिंग चलते हैं, आइसलैंड पर ग्राउंड फोर ऑपरेशन चलते हैं, वहाँ आर्मी को नहीं भेजा जाता। नेवी के पास वो सारे कुछ होते हैं जो ग्राउंड ऑपरेशन भी चला सकती है। MKIV क्लास के INS LCU 51 to 58 लगभग 8 है, 8 शिप्स हैं लैंडिंग शिप्स, जो 51 to 58 नेम से है, INS LCU के नाम से। मिसाइल के क्षेत्र में आते हैं। मिसाइल आज दुनिया के ताकत बनी हुई है, युद्ध का निर्णय मिसाइलें कर रही हैं। भारत के पास जो मुख्य मिसाइलें हैं, जिसमें पृथ्वी है, पृथ्वी में 3 कैटेगरी 1, 2 और 3। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज जो फर्स्ट, इसका पृथ्वी फर्स्ट है वो 150 किलोमीटर की रेंज है, जो सेकेंड है 250 किलोमीटर की रेंज है, जो थर्ड है 350 किलोमीटर की रेंज है। आकाश की बात करें तो आकाश जो है MK फर्स्ट और MK सेकेंड, आकाश NG, 3 प्रकार के आकाश की मिसाइल हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। और इसकी रेंज जो पहले क्लास की है वो 30 किलोमीटर है, दूसरी जो है MK सेकेंड वो 40 किलोमीटर है और MK थर्ड जो है वो 70 किलोमीटर है। नाग की बात करें तो नाग एंटी टैंक मिसाइल है और इसकी रेंज 4 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक है। इसे टैंक को तबाह किया जाता है। त्रिशूल की बात करें तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज लगभग 11 किलोमीटर बताई जाती है। अग्नि की बात करें तो अग्नि में बहुत सारे कैटेगरीज हैं। ये लगभग
6 कैटेगरी की बात होती है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसकी रेंज अलग-अलग है। पहली जो रेंज है वो लगभग 1200 से 2000 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरी है वो 3500 किलोमीटर है, तीसरी है तो वो 5000 किलोमीटर है, चौथी है फिर 6000 किलोमीटर है, पाँचवीं 8000 किलोमीटर है और छठी जो डेवलप अभी नहीं है, डेवलप हो रही है, वो बताया जाता है कि आईसीबीएम लगभग 16,000 किलोमीटर है, 16,000 किलोमीटर की मिसाइल है आने वाले समय में। प्रहार एक मिसाइल है, वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये भी ट्रायल स्टेज में है, ये भी 150 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। प्रगति है, ये भी 170 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, वो भी टेस्टिंग में चल रही है। प्रणस है, प्रणस भी टेस्टिंग में चल रही है, 200 किलोमीटर की रेंज में ये काम करेगी। निर्भय है, निर्भय ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है निर्भय, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, ये बहुत कारगर मिसाइल निकल के आई है। धनुष है, धनुष खास तौर से नेवी के लिए इस्तेमाल होती है, सरफेस टू सरफेस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर से 750 किलोमीटर है और ये भी बहुत कारगर मिसाइल है। ब्रह्मोस, ये तो नाम हर कोई जानता है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये एयर इसका लॉन्चेज बाय एयर, बाय सीस और बाय लैंड कहीं से भी की जा सकती है। इसको लैंड फोर्स, एयर फोर्स और नेवल फोर्स तीनों इस्तेमाल कर सकती है और करती है और इसकी रेंज 290 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर तक है। रुद्रम है, रुद्रम में 3 कैटेगरी है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल है और अभी ये ट्रायल में है और इसकी रेंज जो है अलग-अलग है। फर्स्ट रेंज जो है 150 किलोमीटर है, सेकेंड रेंज जो है वो 300 किलोमीटर है और तीसरी जो है वो 550 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर की रेंज की है। भारत के पास बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। आईआरबीएम अर्थात इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बहुत हैं, जिनकी रेंज 3000 से 5500 किलोमीटर तक है और एमआरबीएम मिसाइलें भी हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी 5000 किलोमीटर से ऊपर की रेंज होती है, वो भी हैं। और आईसीबीएम कैटेगरी की मिसाइलें, जैसा मैंने अग्नि की बात किया, अग्नि 6 जो है वो आईसीबीएम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कॉन्टिनेंटल रेंज, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को ये निशाना बना सकती है। और इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, डीआरडीओ, इसरो, ये मिलकर के पूरी तरह से कर रहे हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल भी बड़ी संख्या में हमारी तैयार हो रही है। आईआरएसबीएम एयर एंड सी बेस्ड थ्रेट जो रिएक्शन बाय चाइना एंड पाकिस्तान है, उसको देखते हुए बहुत सारी मिसाइल्स, हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल भी तैयार हो रही है आने वाले समय में, ताकि हम काउंटर कर पाएंगे दुश्मन की मिसाइल को। पैड की बात करें तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल पैड जिसको कहते हैं, एड अर्थात एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल, इसका भी उपयोग बड़ी संख्या में हो रहा है। काली का नाम सुना होगा, काली 5000, ये लेजर वेपन्स है, ये भी भारत के पास है। S-400, ये S-400 जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमने रसिया से लिया हुआ है। दुर्गा, ये भी एक, दुर्गा को कहते हैं, ये भी एक लेजर वेपन्स है। ये सब भारत के पास बहुत अच्छी मात्रा में निकल के आ रहे हैं। कुछ चीज़ों का एक्सपोर्ट भी भारत कर रहा है और भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो बहुत हाईली एडवांस डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है। दुनिया के नामचीन देशों में भारत का नाम है। सैटेलाइट भी भारत के पास, सिविल मिलिट्री दोनों प्रकार के सैटेलाइट आज के डेट में है। भारत C4I यानी वार रूम सिस्टम से लड़ाई लड़ने में, अपने आप को वार मैनेजमेंट करने में पूरी तरह से कंप्लीटली तैयार कर चुका है। चाहे स्टार वार की बात हो, मिसाइल वार की बात हो, स्पेस वार की बात हो, एबीसी वार की बात हो, कंप्यूटर वार की बात हो या न्यूक्लियर वार की बात हो, भारत हर प्रकार के चीजों में अपनी पूरी तैयारी कर चुका है और साथ में स्ट्रेटजिक अलायंस क्वाड जैसे स्ट्रेटजिक अलायंस भी बना चुका है। आने वाले समय में ये इम्प्रूवमेंट लगातार बढ़ता जाएगा। मैं समझता हूँ 5 से 10 सालों में भारत का जो डिफेंस प्रोग्राम है बहुत ही एक एडवांस और इंक्रेजमेंट लेकर के आएगा और दुनिया की कोई भी ताकत भारत को चुनौती नहीं दे पाएगी। आज इतना ही, कल फिर किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुझाव भी प्रेषित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।